गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कोशिका जीवन की इकाई के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने प्रोकैरियोटिक सेल्स, जीवाणु के सेल्स के बारे में पढ़ा है कि उसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है। नाउ वी स्टार्ट यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ससिंग केंद्र की कोशिकाएं किस प्रकार होती है। यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं एक प्लांट सेल्स और एक एनिमल सेल्स का डायग्राम, रफली डायग्राम दिया हुआ है और इसमें काफ़ी सारी संरचनाएं दिख रही हैं जिसको हम विस्तार से अभी पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक, यू मीन्स सत्य प्रकार के, विकसित प्रकार के, कैरियन मतलब न्यूक्लियस वाले, है ना। तो जिसमें विकसित प्रकार का न्यूक्लियस होता है, जिसमें ससिम केंद्र की, ससिम मीन्स जो केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, उनकी कोशिकाएं। तो जितने भी प्रोटोजोआ से लेकर विशालकाय, मनुष्य और बरगद और जितने भी हैं, है ना, उन सभी जीवों में, कुछ आद्य जीवों को, पुराने टाइप के जीवों को छोड़कर, बैक्टीरिया को छोड़कर, वायरस को छोड़कर, सभी जीवों में, पादप में, प्राणी में, कवक में यूकैरियोटिक कोशिकाएं ही होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्लीदार अंगकों की उपस्थिति के कारण कोशिका द्रव्य जो है वो एक बड़े कक्ष में बंद प्रतीत होता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ये कोष्ठ है, उसके अंदर बहुत सारे ये चेम्बर्स बने हुए हैं, अलग अलग जो है वो एक बहुत बड़ा घर है ना, या कक्ष है, और कक्ष के अंदर अलग अलग इसके पार्ट हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली में केंद्रक आवरण युक्त व्यवस्थित केंद्रक मिलता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं केंद्रक जो है वो झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसके अतिरिक्त यूकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के जटिल गतिकी और कोशिकी कंकाल जैसी संरचना भी पाई जाती है। इसमें लिक्विड भी होता है, जाल भी होता है जो इसका कंकाल बनाता है। इसमें अनुवांशिक पदार्थ गुणसूत्र के रूप में केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है। सभी यूकैरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है। हमने कोशिकाओं के आकार प्रकार के बारे में पढ़ा है कि मूलभूत संरचना तो उनकी वही होती है, लेकिन कार्य के अनुसार इनकी जो संरचना है वो थोड़ी बहुत बदल जाती है और आकार प्रकार भी बदलते जाता है। पादप और जंतु कोशिकाएं भिन्न भिन्न होता है। पादप कोशिकाओं में हमने इसके पहले पढ़ा था, पादप कोशिकाओं में यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक मोटा थिक वॉल होता है जिसको कि कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहा जाता है, कि जबकि जंतुओं में इस प्रकार की कोई संरचना सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं होती है। पादपों में जो लवक होता है, सॉरी यहाँ पर ये है ना, कलर प्रदान करने के लिए वर्णक या लवक होते हैं। और इसमें जो रिक्तिकाएं हैं, जब पादप कोशिका मैच्योर हो जाती है तो एक बड़ी ये सभी मिल जाते हैं, छोटी छोटी रिक्तिकाएं, और एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर देते हैं, जबकि प्राणी कोशिका में ये नहीं होता। दूसरी तरफ प्राणी कोशिकाओं में सेंट्रोसोम मिलता है, केंद्रक के ऊपर एक सेंट्रोसोम पाया जाता है, और लगभग ये सभी पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। अब हम कोशिकीय अंगकों की संरचना और कार्यविधि का वर्णन करेंगे। बेसिकली कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले पाई जाती है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। 1950 के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद कोशिका झिल्ली की विस्तृत संरचना का ज्ञान संभव हो पाया कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की बनी होती है, किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती है। इस बीच मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की कोशिका झिल्ली के रासायनिक अध्ययन के बाद कोशिका द्रव्य झिल्ली की संभावित संरचना के बारे में जानकारी मिल सकी। स्टडी के बाद इस बात की भी पुष्टि हुई कि कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, जो 2 सतहों में व्यवस्थित होती है। कोशिका झिल्ली जो है वो लिपिड और प्रोटीन से मिली होती है। लिपिड झिल्ली अंदर व्यवस्थित होता है, इसका ध्रुवीय सिरा जो है वो बाहर की ओर और जल सिरा जो है वो बीच की ओर होता है, मतलब दोनों तरफ, है ना, 2 लेयर का बना हुआ होता है। और इससे ये पता चलता है कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी हुई अध्रुवीय पुच्छ जलीय वातावरण में सुरक्षित रहती है। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड घटक जो है वो फास्फोलिपिड का बना हुआ होता है। बाद में जैव रासायनिक अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों
पाए जाते हैं। विभिन्न कोशिकाओं में प्रोटीन और लिपिड का अनुपात भी भिन्न भिन्न होता है। जैसे मनुष्य की जो रुधिराणु मतलब लाल रक्त कणिकाओं का इरिथ्रोसाइट्स होता है, उसकी झिल्ली में लगभग 52% प्रोटीन और 40% लिपिड मिलता है। इसी प्रकार अलग अलग झिल्लियों में प्रोटीन और लिपिड के प्रतिशत जो है वो अलग अलग होता है। कार्य के अनुसार और स्थान के अनुसार इसकी संरचना जो है वो के प्रतिशत में चेंजेस आ जाता है। झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर 2 अंगभूत और परिधीय प्रोटीन भागों में विभक्त किया गया है। लिपिड के अंदर प्रोटीन जो है वो धसे हुए रहते हैं सॉरी। कुछ प्रोटीन जो है वो परिधि यानी किनारे के सिरों पर पाया जाता है, झिल्ली की सतह पर होता है, जबकि कुछ प्रोटीन जो है वो झिल्ली के अंदर धसे हुए रहते हैं पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से। कोशिका झिल्ली का जो बहुत सारे मॉडल प्रस्तुत किए गए, बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा इसको समझाया गया, लेकिन 1972 में सिंगर व निकोसन के द्वारा प्रतिपादित किया गया मॉडल, जिसको कि तरल कृमि नमूना या क्या बोलते हैं इसको, द्रव मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहलाता है ये। इसको सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त हो पाई। इसके अनुसार लिपिड के अर्ध तरल प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन जो है वो पार्श्विक रूप से गति करते रहता है और झिल्ली के भीतर गति करने की क्षमता उसकी तरलता पर निर्भर करती है। इसको निकोसन और सिंगर ने इस प्रकार समझाया कि जिस प्रकार समुद्र में बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं, कुछ किनारे मतलब ऊपर की सतह पर, कुछ जो है वो अंदर बीच में धसे हुए, कुछ पूरी तरह धसे हुए, इसी प्रकार जो झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली, उसमें प्रोटीन भी उसकी तरलता के आधार पर कुछ बीच में और कुछ पूरी तरह धसे हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं, जीव द्रव्य झिल्ली का तरल कृमिल नमूना है। ये जो है ये जो है वो लिपिड है ना। इसका अध्रुवीय सिरा जो है वो बाहर की ओर दोनों में, और ध्रुवीय सिरा जो है अंदर की ओर है। जल निमग्न सिरा अंदर की ओर और जल रोधी सिरा जो है बाहर की ओर होता है, और 2 परत से मिलके बना हुआ है। और इसमें ये देखिए, ये जो है प्रोटीन है ना, ये जो कुछ प्रोटीन इसके पूरे बीच में धसे हुए हैं, कुछ किनारे में, कुछ आधा, इस प्रकार प्रोटीन इसमें रहता है। प्रोटीन और शर्करा जो है इसमें धसा हुआ रहता है। ठीक है, तो झिल्ली की तरली प्रकृति, उसके कार्य जैसे कि कोशिका में वृद्धि, अंतरकोश की संयोजन का निर्माण, स्रावन, अंतःकोश की कोशिका विभाजन इत्यादि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जीव द्रव्य झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि ये इससे अणुओं का परिवहन होता है। ये जो भी ये जीव द्रव्य झिल्ली है, एक तो कोशिका को आकार प्रदान करता है, उसको चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करता है। कोई भी चीज़, कौन सी चीज़ कोशिका के अंदर आएगी और कौन सी चीज़ कोशिका से बाहर जाएगी, अभिगमन या परिवहन पर यह नियंत्रण रखता है। ये झिल्ली इसके दोनों तरफ मिलने वाले अणुओं के लिए चयनित पारगम्यता दर्शाता है। चयनित मतलब चयन करता है कि किसे अंदर जाना है और किसे बाहर जाना है। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के इस झिल्ली से होकर आते हैं, जिसे निष्क्रिय परिवहन भी कहा जाता है। उदासीन विलय सांद्रण प्रवणता के अनुसार, जैसे उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा इस झिल्ली से होकर जाते हैं। पानी भी इस झिल्ली, जल या पानी भी इस झिल्ली में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। उच्च सांद्रता से मतलब जल जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ से जल जहाँ पर कम है उस ओर ये गति करता है। विसरण के द्वारा जल के प्रवाह को परासरण कहा जाता है। परासरण के लिए याद रखना कि जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के माध्यम से जल का प्रवाह एक तरफ से दूसरे तरफ होता है, जहाँ पर जल ज़्यादा है वहाँ से जहाँ पर जल कम है उस तरफ होता है, तब उसे परासरण कहा जाता है। जबकि ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड द्विस्तर से होकर नहीं जा सकते, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए झिल्ली की वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कुछ आयन या अणुओं का झिल्ली से होकर परिवहन उसकी सांद्रता प्रवणता के विपरीत, जैसे कि निम्न से उच्च सांद्रता की ओर होता है। इस प्रकार के परिवहन के लिए ऊर्जा आधारित प्रक्रिया होती है। झिल्ली में जो प्रोटीन होते हैं वो ऊर्जा की सहायता से एटीपी ऊर्जा का प्रयोग करके
सांद्रता प्रवणता के विपरीत, मतलब जहाँ पर उसकी संख्या कम है वहाँ से भी ज़्यादा संख्या की ओर जाता है, जिसमें एटीपी ऊर्जा का उपयोग होता है। इस प्रकार के परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं और ये एक पंप के रूप में काम करता है, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन पंप इत्यादि। सोडियम आयन, पोटेशियम आयन जो है वो बांधकर जो भी पदार्थ एक तरफ से दूसरी तरफ कोशिका झिल्ली के जाना है उसको ले जाने का काम करते हैं एटीपी ऊर्जा की सहायता से। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में।